सो रीडिंग बूस्टर पढ़ेंगे भाई खुद से एक बार, और ये तीनों ब्लैंक को फिल करेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कोशिश तो करो कम से कम, फिर मैं तो कराऊंगा ही। इसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और इधर साइड में भी है, इसको भी। बाकी चलो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो, इंडिया आपका सब्जेक्ट है। इंडिया हैज़, इंडिया के पास में क्या है? अ लॉन्ग एंड वाइब्रेंट हिस्ट्री। तो इंडिया हैज़, इंडिया सब्जेक्ट, हैज़ वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लॉन्ग एंड वाइब्रेंट हिस्ट्री। किस चीज़ की हिस्ट्री है? तो रिलेशन बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन है। ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार। किसके साथ में व्यापार? तो विथ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ। जो कि स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करना यानी कि किस किस चीज को कवर करता है? स्ट्रेचिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स, जो कि बेसिकली एंशिएंट टाइम्स से लेके अब तक की बात कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की एक लंबी और वाइब्रेंट हिस्ट्री रही है व्यापार की दूसरे देशों के साथ में, और कब से? एंशिएंट टाइम से अब तक। तो स्ट्रेचिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स, जो कि स्ट्रेच बैक करता है कहां से? एंशिएंट टाइम से। जब इस तरीके से अचानक ही आईएनजी फॉर्म आ जाती है ना, ये पार्टिसिपल होता है भाई, ठीक है। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं विच स्ट्रेचेस बैक टू एंशिएंट टाइम्स। तो विच स्ट्रेचेस बैक ना लिख के स्ट्रेचिंग बैक लिख देते हैं। तो जहां पे भी मैं ये कहता हूं ना कि विच आ सकता है, इसका मतलब है वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, विच होता है। तो उसको रिड्यूस करके हम हमेशा क्या बनाते हैं? पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल होता है ये। आगे, डैश द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। अब यहां पे क्या चाहिए हमें चाहिए प्रीपोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा का पूरा टाइम। बेटा थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट द ईयर, तो ये तो कोई पीरियड होता है तब, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, उस दौरान की बात है तो थ्रू आउट नहीं आएगा। सिंस होता है तब से लेके अब तक, तो सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन सेंस देखना पड़ेगा। अगला है ड्यूरिंग द सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं। अगला है फॉर, फॉर नहीं आ सकता क्योंकि फॉर के आगे पीरियड ऑफ टाइम आता है। इंडिया ट्रेडेड विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लिए ट्रेड करता था, ठीक है। एक्सपोर्टिंग बीड्स, बीड्स एक्सपोर्ट करता था। कॉटन एक्सपोर्ट, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। एंड आइवरी, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करता था इंडिया। इसका मतलब ये तो पास्ट की बात है, ये तो हम कह नहीं रहे कि तब से लेके अब तक। आजकल तो मेसोपोटामिया है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये सिंस का यूज नहीं होगा, किसका होना चाहिए? ड्यूरिंग का, उसके दौरान। एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2500 बीसीई की बात है। इंडिया ट्रेड करता था मेसोपोटामिया से, जहां पे एक्सपोर्ट करता था बीड्स, कॉटन टेक्सटाइल और आइवरी। बाय द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड्स, जब तक द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड्स आए तब तक क्या हुआ था कि ट्रेड एक्सपेंडेड, ट्रेड एक्सपेंड हो चुका था। तो ट्रेड सब्जेक्ट एक्सपेंडेड आपकी वर्ब है। कैसे एक्सपेंड हुआ था? वाई लैंड, तब तक ये लैंड से भी ट्रेड होने लगा था। कौन सा रोड था? सिल्क रोड एंड सी, और अब सी से भी ट्रेड होता था, जिसकी वजह से कहां पहुंच पा रहे थे? रीचिंग रोम, रोम पहुंच पाते थे। चाइना, रोम बेसिकली इटली की राजधानी है, पहले बहुत फेमस हुआ करता था, जहां पर रोमन एम्पायर हुआ करता था, है ना। रोमन एम्पायर के बारे में आपने बार बार सुना होगा। सो ये रोम इटली की राजधानी जो है ना, वहीं पर रोमन एम्पायर था। चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी यही है, चाइना, जापान, म्यांमार वगैरह जो है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है कोई चीज अपने देश से बाहर भेजना, और इंपोर्ट करने का मतलब है कोई बाहर की चीज अपने देश मंगाना, ठीक है। सो स्पाइसेस यानी कि मसाले, इसके अलावा सिल्क भी एक्सपोर्ट किया। जेम्स यानी कि ये जो हीरे मोती जो होते हैं ना, जेम्स, और जिसकी वजह से एंड इट बिकम्स यानी कि इंडिया बिकम्स, एंड इट बिकम्स को बिकमिंग कर दिया है। क्लॉज को शॉर्ट करते तो ये पार्टिसिपल होता है, ध्यान रखेंगे। बिकमिंग आपका पार्टिसिपल है। बिकमिंग व्हाट? बिकमिंग अ की हब, और इंडिया बन जाता है एंड इट बिकेम अ की हब। कहां पे? इन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क जो था उसमें ये की हब बन जाता है। हब यानी कि जहां पे जो चीज सबसे ज्यादा मिलती है। इन द मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल यानी कि जो मध्यकालीन पीरियड है, सो मध्यकालीन पीरियड में साउथ इंडियन किंगडम्स, साउथ इंडियन किंगडम्स जो नीचे के थे ना, जो चोल वंश थे, ठीक है, अलग अलग वंश थे, लाइक द चोलास, चोल वंश की बात कर ली। बिल्ट, इन्होंने बनाया क्या? पावरफुल नेवल डैश टू ट्रेड विथ अरेबिया। तो पावरफुल नेवल डैश बनाया, फ्लोटिलास बनाए। देखो पावरफुल है यानी कि पॉजिटिव सेंस है, कुछ तगड़ी सी चीज की बात कर रहे हैं।
ये जो फ्लोटिला होता है ना, ये छोटी छोटी शिप्स होती हैं, तो ये तो नहीं बन सकता है भाई। ये जो कॉन्वॉय होता है ना, ये तो गाड़ियों का समूह होता है, गाड़ियां या शिप जो एक साथ कहीं जाती हैं, तो एक साथ जाने वाला वो नहीं बनाया, तो ये भी नहीं बनेगा। स्क्वाड्रन तो मिलिट्री जहाज जो होते हैं ना वो होते हैं, तो ये भी नहीं, हमें तो व्यापार के लिए चाहिए, तो ये फ्लीट्स हो जाएगा। नेवल फ्लीट्स हमारा एक बहुत सिंपल होता है, जो कि ग्रुप ऑफ बेसिकली शिप्स होता है ना, उसको बोलते हैं नेवल फ्लीट्स। फ्लीट्स को लड़ाई में यूज किया जा सकता है, फ्लीट्स को व्यापार में यूज किया जा सकता है। सो ये बेसिकली जो चोल एम्पायर था, इन्होंने बेसिकली क्या बनाया, पावरफुल फ्लीट्स बनाई, जिससे कि वो ट्रेड कर पाते थे अरब देशों से। अरेबिया बेसिकली अरब देशों को बोला जाता था, ठीक है, अरेबिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। कोस्टल सिटीज, कोस्टल सिटीज का मतलब है जो बेसिकली समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं, वो सिटीज। कोस्टल सिटीज सच एज कैलिकट, कैलिकट था, बिकेम, यह बन जाते हैं क्या, बसलिंग ट्रेड सेंटर्स। बसलिंग का मतलब क्या है, जहां पे लोग घूमते फिरते रहो, बिजी, बसलिंग का मतलब कह सकते हो बिजी, जहां पे चहल पहल रहती हो, वो वाली जगह, बसलिंग ट्रेड सेंटर्स। द दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड मुगल एम्पायर, एंड द मुगल एम्पायर होना चाहिए, आर्टिकल द यहां भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। दिल्ली सल्तनत तो वो थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह जो थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, ये सब सल्तनत का पार्ट थे। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक वही था ना जिसको पागल राजा बोलते थे, जिसने राजधानी को ट्रांसफर किया था बार बार, और टोकन मनी चलाई थी, है ना, ध्यान होगा आप लोगों को, पढ़ा है अगर हिस्ट्री आप लोगों ने थोड़ा बहुत, तो मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था, अब उतना याद नहीं रहते फैक्ट्स। सो द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर डैश कॉन्टिन्यूड ट्रेड ग्रोथ विथ सेंट्रल एशिया, एंड मुगल एम्पायर डैश कॉन्टिन्यूड ट्रेड। तो बेसिकली आगे हमें देखो क्या है, ये पास्ट की बातें चल रही है, तो पास्ट की वर्ब चाहिए, तो डिस्प्ले तो प्रेजेंट की वर्ब है, ये तो नहीं आएगा भाई। ये सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें पास्ट चाहिए। सो भी आपकी प्रेजेंट की वर्ब है, ये भी नहीं आएगा बेटा। सौ का मतलब होता है बीज बोना, और इसकी ये सेकंड फॉर्म है, तो ये बीज बोने का तो मतलब है नहीं यहाँ पे, कि ये जो दिल्ली सल्तनत था और मुगल एम्पायर था, इन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने, सो, ये सी की सेकंड फॉर्म है। क्या देखा उन्होंने, कॉन्टिन्यूड ट्रेड, लगातार चलता हुआ ट्रेड। ये काटने वाला सौ है एक्चुअली, बोने वाला नहीं, ठीक है। कॉन्टिन्यूड ट्रेड, कॉन्टिन्यूड ट्रेड ग्रोथ यानी कि बढ़ती हुई ट्रेड ग्रोथ विथ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ में। पर्सिया, पर्सिया भी यही अरब वाले देश है ना, उधर ही है पर्सिया भी। ईरान जो पीरियड, ईरान वाला जो एरिया है ना, उसको पर्सिया बोला जाता था, ठीक है। तो तीसरे में भाई ये सौ आएगा, सौ का मतलब इन्होंने देखा, इन्होंने देखा क्या, बढ़ती हुई ट्रेड ग्रोथ, किसके साथ में, सेंट्रल एशिया के साथ में, पर्सिया के साथ में और यूरोप के साथ में। इंडिया वॉज स्पेशली रिनाउंड, इंडिया को खास तौर पर, विशेष तौर पर जाना जाता था, किस चीज के लिए, तो इंडिया सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, रिनाउंड आपका एडजेक्टिव है, स्पेशली आपका एडवर्ब है। स्पेशली यानी कि पर्टिकुलरली, विशेष तौर पर। फॉर इट्स हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स, इंडिया का टेक्सटाइल बहुत हाई क्वालिटी का था, कपड़े वगैरह है ना। स्पाइसेस यानी कि मसाले, एंड इंडिगो, इंडिगो का तो आपने सुना ही होगा, काफी ज्यादा नील की खेती जो होती थी, है ना। यूरोपियन ट्रेडर्स, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, बिगिनिंग विथ द पोर्तुगीज, जिनकी शुरुआत होती है किसके साथ में, पुर्तगाल के लोगों के साथ में, इन 1498, 1498 में, 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा, है ना। और कहां के तट पे आया था वो, कौन से तट पे आया था बताओ कमेंट बॉक्स में। सून अराइव्ड इन सर्च ऑफ इंडियन गुड्स, और ये बेसिकली यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे, खास करके जब पोर्तुगीज से शुरुआत होती है 1498 में, ये जल्दी से इंडियन गुड्स को बेसिकली ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। आगे देखेंगे द कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा बेसिकली जहां पे ब्रिटेन वाले हम पे राज करते थे, ठीक है। तो कॉलोनियल एरा यानी कि जहां पे ब्रिटेन वाले हम पे राज करते थे, वो उनकी कॉलोनी थे ना, ठीक है। ड्रामेटिकली शिफ्टेड, उन्होंने ड्रामेटिकली शिफ्ट कर दिया क्या, ट्रेड डायनामिक्स को। तो जो कॉलोनियल एरा रहा, इसने ट्रेड डायनामिक्स ही बदल दिए। कैसे बदल दिए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, टर्न्ड इंडिया, इंडिया को उसने बदल दिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड टी, व्हाइल इंपोर्टिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इन्होंने क्या किया, ट्रेड डायनामिक्स कैसे बदले। पहले इंडिया टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था, यानी कि कपड़े बाहर एक्सपोर्ट होते थे। अब क्या इन्होंने क्या किया,
इन्होंने कहा कि भैया इंडिया से बना हुआ सामान क्यों खरीदें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाने लगे, जैसे कि कॉटन ले गए या टी ले गए, और उसी कॉटन से ब्रिटेन में जाके चीजें बनाई, मैन्युफैक्चर करी, और उन्हीं को इंडिया में आके इंपोर्ट करने लग गए। वो मतलब इंडिया में बेसिकली उन्होंने क्या शुरू कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये तो तगड़ा काम हो गया इनका, मतलब हमारे यहां से चीजें लेके गए, उनको अपने यहां बना के और हमें ही बेच रहे फिर, ठीक है। सो इंडियाज इंडस्ट्रीज, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी खास करके टेक्सटाइल, सफर्ड डैश ब्रिटिश पॉलिसीज, ये सफर करती है ब्रिटिश पॉलिसीज के अंडर। सो बिलो नहीं होगा, बीनीथ का मतलब भी नहीं होगा, अंडरनीथ भी नहीं होगा, अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज, अंडर ब्रिटिश रूल। जब हम किसी चीज के अधीन होते हैं तो हम अंडर होते हैं, जब कोई चीज किसी के फिजिकली अंदर होती है तो बीनीथ या अंडरनीथ आती है, और बिलो का मतलब है जब किसी चीज की पोजीशन किसी दूसरी चीज से नीचे होती है, तो अंडर आ जाएगा यहाँ पे। एंड इंडिया बिकेम, और इंडिया बन जाता है सेंट्रल टू द ब्रिटिश लेड ओपियम ट्रेड विथ चाइना, और इंडिया बेसिकली एक सेंट्रल बन जाता है जो ब्रिटिश वालों का ओपियम यानी अफीम का ट्रेड होता था चाइना के साथ में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में इन 1947 इंडिया इनिशियली परस्यूड, इंडिया ने शुरुआत में परस्यू किया क्या, अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इंडिया ने शुरुआत में क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों रखी, कारण बहुत साफ था। अल्टीमेटली हम जिस टाइम पे आजाद हुए, भाई हम गुलाम तो रहे थे कभी, अब आजाद होते 1947 में। अब एक बात बताइए, आजादी आसानी से मिली थी या बहुत मुश्किल से? बहुत मुश्किल से। कोई चीज बहुत मुश्किल से बनी, बहुत मुश्किल से मिली, तो लोगों ने इस चीज पे भी विचार किया होगा ना कि हम गुलाम कैसे बने, और गुलाम हम किसकी वजह से बने, ट्रेड की वजह से। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी किस किस काम के लिए आई थी इंडिया में, ट्रेड करने के लिए। पोर्तुगीज किस काम के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए। फ्रेंच लोग किस काम के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए। तो जो बाहर के लोग हमारे साथ ट्रेड करने के लिए आए थे, अल्टीमेटली उन्होंने हमें क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था। तो इंडिया ने कहा कि भैया अब कतई रिस्क नहीं लेने का, इसीलिए इंडिया ने कैसी इकोनॉमी परस्यू करी। परस्यू करने का मतलब है किसी चीज का एक तरीके से पीछा करना, सर्च करना, किसी चीज के पीछे भागना। कैसी इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी, कि भैया बाहर के लोग यहां पे व्यापार नहीं कर पाएंगे, यही होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी यही होती है। आगे बट लेकिन इन 1991 1991 के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, ग्लोबलाइजेशन। वो 3 वर्ड होते हैं ना, बताओ भाई कौन से होते हैं? एक तो मैंने बताया अभी, और 2 बताओ। सो 1991 में क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। जिस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बता सकते हो आप? 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बताओ? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, है ना। ओपनड इंडिया, 1991 के जो रिफॉर्म्स थे ये इंडिया को ओपन कर देते हैं टू ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओपन हो जाता है इंडिया। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जिसको एलपीजी बोला गया। एलपीजी पॉलिसी आती है जो कि मनमोहन सिंह जी लेके आते हैं। एलपीजी लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, है ना, एलपीजी पॉलिसी। सिंस डैश, और तब से, तो सिंस ये देम तो कोई व्यक्ति को दिखाएंगे, देन कंजंक्शन होता है कंपैरिजन के लिए, ये वाला देन आ जाएगा तब से, सिंस देन। सिंस वैन नहीं होगा, वैन तो क्वेश्चन पूछने के लिए आता। द कंट्री हैज इमर्ज्ड, और तब से इंडिया इमर्ज हुआ है एज अ मेजर एक्सपोर्टर, एक बड़ा एक्सपोर्टर बना है किसका? सॉफ्टवेयर का, फार्मास्यूटिकल्स का, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाएं, ऑटोमोबाइल्स का, ठीक है, यानी कि गाड़ियां वगैरह, एंड टेक्सटाइल्स का। इट्स की ट्रेडिंग पार्टनर्स, और इंडिया के जो की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ इंडिया व्यापार करता है, नाउ इंक्लूड करता है द यूएसए, चाइना, यूएई एंड द यूरोपियन यूनियन। अब इंडिया चाइना मतलब अमेरिका के साथ तो हमें व्यापार में फिलहाल नुकसान भी हो रहा है क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिए, है ना। फ्रॉम एंशिएंट डैश रूट्स, कैसे रूट्स? देखो मीडियन का तो मतलब होता है जो मैथ्स में मीडियन निकालते हैं, ये तो नहीं बनेगा, मीडियन रूट्स तो नहीं है।
एक है मेरिडियन, मेरिडियन तो वो समय की रेखा होती है ना, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक होती है मेरिडियन, तो ये भी नहीं होगा। अब है मरीन रूट्स और मैरीटाइम रूट्स, दोनों ही समुद्र को दिखाते हैं, ठीक है। मरीन रूट्स जनरली नहीं लिखते हम। मरीन आपके क्या बोलते हैं, जितने भी जीव जंतु पानी में रहते हैं वो मरीन होते हैं। लेकिन रूट के लिए ना खास करके होता है मैरीटाइम रूट्स। मैरीटाइम रूट्स का मतलब होता है वो रूट जो व्यापार के लिए यूज करे जाते हैं, वो समुद्री रास्ते जो व्यापार के लिए यूज करे जाते हैं। सो फ्रॉम मैरीटाइम रूट्स टू मॉडर्न डिजिटल कॉमर्स, मॉडर्न डिजिटल कॉमर्स जो है उस तक, इंडियाज ट्रेड हिस्ट्री, इंडिया की जो ट्रेड हिस्ट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है इट्स सेंट्रल रोल, इसका मुख्य रोल किसमें, इन कनेक्टिंग ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट को और वेस्ट को कनेक्ट करने में। कैसे कनेक्ट करता है, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड स्ट्रेटेजिकली, थ्रू मिलेनिया, मिलेनिया यानी कि कई दशकों से, ठीक है। चलो भाई, अब ये तो था क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन हमने देखे। अब एक बार ये देख लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की थीम क्या है, अल्टीमेटली इंडिया की ट्रेड हिस्ट्री, हिस्ट्री से लेके अब तक पूरा का पूरा किस तरीके से हमारा ट्रेड जो है इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड कह सकते हैं, हिस्ट्री कह सकते हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, सिर्फ कॉलोनियल रूल के टाइम की बात नहीं है, ये आपका थीम नहीं हो सकता है। द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज ट्रेड रिलेशनशिप्स ओवर टाइम, बिल्कुल सही बात लग रही है, एवोल्यूशन ही हुआ है, इवॉल्व कैसे हुआ है। द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी, सिर्फ मॉडर्न इकोनॉमी की बात ही नहीं है, हर चीज की बात है। द राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों की बात है। आगे देखेंगे, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स विच फैक्टर मोस्ट कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज सस्टेन्ड प्रोमिनेंस इन ग्लोबल ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट इराज। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स विच फैक्टर मोस्ट consistently contributed to India's sustained prominence in global trade across different eras। तो हिस्टोरिकल पैटर्न्स के हिसाब से कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसने लगातार कंट्रीब्यूट करा इंडिया के जो प्रोमिनेंस है ग्लोबल ट्रेड में अक्रॉस डिफरेंट इराज, हर एक इरा में। देखो, इट्स कॉन्टिन्यूअस मिलिट्री डोमिनेंस, क्या मिलिट्री डोमिनेंस की वजह से इंडिया प्रोमिनेंट रहा है, नहीं भाई, यहां पर ट्रेड की बातें कर रहे हैं। आगे, फेवरेबल डिप्लोमेटिक टाइज विथ ऑल मेजर ग्लोबल पावर्स, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। इट इज मतलब इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कपल्ड विथ, जो कि डबल होती है किस चीज से, विथ अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ हाई डिमांड गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड जेम्स। सही बात है भाई, इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे, इसके अलावा इंडिया लगातार सप्लाई कर पाता है उन गुड्स की जो कि हाई डिमांड में रहती है, मसाले हो गए, टेक्सटाइल हो गया और जेम्स हो गए। सही बात है। गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू परस्यू एज यूज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में परस्यू का मीनिंग क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में, कब, 1947 में, इंडिया इनिशियली परस्यूड, इंडिया ने परस्यू किया था क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब देखो, वैसे तो परस्यू करने का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, चेज करना, तो आपको लगेगा चेज सिनोनिम है, लेकिन यहां पे क्या इंडिया ने पीछा किया था उस इकोनॉमी का, नहीं, यहां पे इंडिया ने उस इकोनॉमी को इंप्लीमेंट किया था, और इंप्लीमेंट यहां पे ऑप्शन में, तो इंप्लीमेंट आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, यहां ऑब्जर्व और डिटेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में से, मतलब पूरे पैसेज में से एक सेंटेंस लिया है, उसका करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न्ड, अब टर्न्ड है यानी कि V2 है भाई, जब V2 का पैसिव बनाना होता है ना, तो वॉज या वर प्लस V3 आता है। देख लेते हैं एक बार, यहां पर बीइंग आ गया बेटा, गलत हो जाएगा, हैड बीन आ गया बेटा, गलत हो जाएगा, वॉज टर्न्ड है, वॉज टर्न्ड है, ये दोनों ही हो सकते हैं। इंडिया वॉज टर्न्ड इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड टी। अब देखो, पैसिव वॉइस में बिकॉज ऑफ का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, बाई का, यही सही हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखो,
इंडियाज ट्रेड इन्फ्लुएंस बिगन ओनली आफ्टर द अराइवल, नहीं, इंडिया का ट्रेड इन्फ्लुएंस पहले से था, एंशियंट टाइम से था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से था। द गुप्ता एम्पायर डिस्करेज्ड, बाय डिस्करेज नहीं, फॉरेन ट्रेड को उन्होंने मतलब बेसिकली इनकरेज किया था। कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज अंडर ब्रिटिश रूल सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया था। इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स, इंडिया के ट्रेड लिंक्स थे किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, थे, यही करेक्ट है। तो भाई ये थे आपके 5 क्वेश्चन एंड ये था आपका कंप्लीट रीडिंग बूस्टर। कल हम वोकैब बूस्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो कल एडजेक्टिव आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में वोकैब बूस्टर पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।